मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए सीमांचल के इंसाफ के लिए, प्राणपुर के विकास के लिए आपको अपना एक वोट पतंग छाप पर लगाकर अपने इत्तेहाद और अपने सियासी शऊर का सबूत देना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे वादा कर रही है। भाई आप बोलेंगे, हम रुक जाएंगे। अगर आप बोलना चाहें तो हम बैठ जाएंगे, या तो आप खामोश बैठेंगे या सुनेंगे। अगर आपको बोलना है तो हम चले जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 11 साल से सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और हमारा मानना यह है कि भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर इंसान बसते हैं और इसीलिए मजलिस ये चाहती है कि भारत को ताकतवर अगर बनना है, बिहार को अगर तरक्की करना है, तो बिहार का ये जो इलाका है सीमांचल का, उसमें विकास का काम होना जरूरी है। 11 तारीख के दिन आप पतंग छाप पर वोट डालकर आफ्ताब आलम साहब को कामयाब करेंगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आजम नगर पर महानदी पुल का निर्माण का काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। जावा कुतली बनलुबा तक चौड़ाई का काम भी इंशाअल्लाह शुरू किया जाएगा। अस्पताल, कॉलेज और ITI की जो आपको जरूरत है वो इंशाअल्लाह आफ्ताब पेंशन यहाँ पर आपके लिए करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देखते हैं कि सीमांचल में हर तरह से सीमांचल को महरूम करके रख दिया गया। सीमांचल में जो बच्चे पैदा होते हैं, सबसे ज्यादा मृत्यु दर सीमांचल में उनकी मौत हो जाती है। जो बच्चे पैदा होते हैं, स्टंटेड रहते हैं, अविकसित बच्चे होते हैं, ये सीमांचल में होते हैं। सीमांचल में 90% अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं अपने घर में बच्चे को पैदा करती हैं, अस्पताल नहीं होने की बिना पर। सीमांचल में अगर कोई बच्चा बच भी जाता है, अगर वो बीमार पड़ता है, तो ऐसी हजारों माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को अपने सामने तड़पता हुआ और उसको मरता हुआ देखा, क्योंकि उन माओं के सामने पुल नहीं था, कश्ती नहीं मिली, रोड सही नहीं था, एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे सीमांचल में एक डिग्री कॉलेज है, वो भी किशनगंज में है। स्कूल नहीं है। यहाँ पर नदी के कटाव की वजह से जमीनें चली जाती हैं, उसका मुआवजा गरीब किसान को नहीं मिलता, किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिलती। जितना विकास का काम अगर बीजेपी राजद नीतीश कुमार कहते हैं, वो सिर्फ पटना या गया या दरभंगा या भागलपुर में हुआ है। सीमांचल में कोई काम नहीं हुआ। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का क़याम अगर किया गया तो पटना में IIT का मजाक कर रहे थे, अस्पताल नहीं बनाया जाता। अगर आपको सुनना है तो आज प्रधानमंत्री अररिया को आए थे, सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अररिया में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में बड़ा विकास हो रहा है। पटना में उन्होंने कहा कि IIT खोल दिया गया, मगर यहाँ पर प्राणपुर में एक ITI नहीं खोला जाता। एम्स पटना में खोल दिया गया, मगर प्राणपुर में अस्पताल नहीं खोला जाता। दरभंगा में प्रधानमंत्री ने कहा एम्स का काम हो रहा है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में खोल दी गई, IIIT भागलपुर में खोल दिया गया।
4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पटना और बोध गया में खोल दिए गए। आखिर ये क्या वजह है कि सीमांचल में एक स्कूल, एक डिग्री कॉलेज और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं खोली जाती? प्रधानमंत्री एक चीज को बराबर बोलते हैं सीमांचल को जब आती है कि सीमांचल में घुसपैठी आ गया। क्या बताओ यहां पर कोई नेपाली बांग्लादेशी है? तो प्रधानमंत्री क्यों बदनाम करते हैं इस गयूर सरजमीन को? सब कुछ पटना, भागलपुर, दरभंगा में खोला जाता है। सीमांचल क्या लावारिसों का इलाका है? क्या सीमांचल में इंसानों की बस्ती नहीं है? हम आप सबको बताना चाह रहे मेरे भाई, अगर आप मानते हैं कि सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए तो फिर आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप पर बटन दबाना पड़ेगा। और फिर दूसरी जानिब राजद है। कई साल पहले आकर कहा था कि चाचा भतीजे को कामयाब कर दो, सरकार बदल दो। याद रखो, सरकार बदलने से सीमांचल के गरीब का मुकद्दर नहीं बदला। सीमांचल के गरीब का, प्राणपुर के गरीब का, हमारी माँ और बहनों के बच्चों का मुकद्दर उसी वक्त बदलेगा जब पतंग छाप पर बटन दबेगा। ये सरकार बदलने का जो नारा लगाते हैं, ये झूठ बोलते हैं। आपको अपने विधायक को कामयाब पहले करना पड़ेगा। और राजद ने जो उम्मीदवार को दिया है, मोहतरमा इशरत परवीन, कितनी मर्तबा लड़कर हारा इन्होंने। टेम्पो गाड़ी याद है? टेम्पो गाड़ी याद है? तो टेम्पो से उतरकर लैंडीन पकड़ लिए और पतंग छाप को गाली देते हैं और बोलते हैं कि अगर ये जोड़ी आफ्ताब कंचन की जोड़ी कामयाब हो गई तो भाजपा आ जाएगी। अरे भैया, 2015 में लालू नीतीश मिलकर कामयाब हुए, बाद में आपने बीजेपी को सत्ता पे बिठा दिया। फिर 2020 में फिर मिले, फिर भाजपा को कामयाब कर दिया, सत्ता में बिठा दिया। बताओ, असदुद्दीन ओवैसी 11 साल से यहां पर आ रहा है, मगर भाजपा ऐसे कैसे कामयाब हो जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 20 साल कांग्रेस को मौका दिया, आपने 20 साल नीतीश कुमार, बीजेपी, तेजस्वी को मौका दिया, आपने 15 साल राजद के लालू परिवार को मौका दिया। मैं आपसे सिर्फ 5 साल मांग रहा हूं प्राणपुर के लिए, आप देंगे? और याद रखिए तेजस्वी ने क्या कहा ओवैसी के बारे में कि ओवैसी चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसके चेहरे पर टोपी है, जो नमाज का पाबंद है, जो मस्जिदों को आबाद रखता है, जो कुरान को पढ़ता है, जो मदरसे में आलिम पढ़ाता है, जो बच्चे उसके पैरों के पास बैठकर दीन सीखते हैं, जो हमारी माएं सर पर पल्लो ओढ़कर या हिजाब या बुर्का पहनती हैं, तेजस्वी के नजर में वो चरमपंथी है। बताओ, यहाँ पर इतने हमारे बुजुर्ग हैं जो चेहरे पर दाढ़ी और सर पर टोपी है, क्या वो चरमपंथी है? क्या हमारे मदरसे चरमपंथी के अड्डे हैं? जब नहीं है तो तेजस्वी ये क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है, सुनो, इसलिए बोलता है कि तेजस्वी ने अपने बड़े भाई मोदी की जबान से सुना था। एक मर्तबा मोदी ने भाषण में कहा था, कपड़े देखकर पहचानो, कहा था, याद है? तो तेजस्वी कपड़े देखकर, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी देखकर कह रहा है ये चरमपंथी है। चरमपंथी का जवाब 11 को देंगे ना आप? कैसे देंगे? नारे से देंगे या बटन दबाकर पतंग छाप देंगे? तो पतंग छाप को कामयाब करिए। आप समझिए हमारी बात को। हमारी लड़ाई सीमांचल के इंसाफ की है। हमारी लड़ाई सिर्फ आफ्ताब कंचन को कामयाब करना नहीं है, पूरे सीमांचल का गेम को बदलना है, गेम को बदलना है, पूरे खेल को बदल देना है। क्या ब्लॉक में रिश्वत नहीं ली जाती?
म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन के नाम पर रिश्वत ली जाती है। अब तेजस्वी और मोदी, नीतीश कुमार जनता को धोखा देने के लिए कह रहा है मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, कोई बोलता है 125 दूंगा, मगर प्राणपुर की जनता बताओ क्या बिजली आती है? 6-6 घंटे 5-5 घंटे बिजली है, मगर मोदी और उसके छोटे भाई कह रहे बिजली फ्री। जब बिजली आती नहीं तो फ्री कहां से आएगी बताओ? मोदी कहते हैं, नीतीश कुमार मोदी कहते हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे, तेजस्वी बोलता हर घर नौकरी दूंगा। आपको बता रहे हैं हर घर नौकरी देना पड़ेगा तो 2 करोड़ 60 लाख जनता को नौकरी देना पड़ेगा। उसके लिए 8.5 लाख करोड़ की जरूरत है। अगर मोदी बोलते 1 करोड़ देंगे तो उसके लिए 4.5 लाख करोड़ की जरूरत है। पूरे बिहार का बजट कितना है? 2 लाख करोड़ का। तो ये 4 लाख और ये 8 लाख करोड़ कहां से आएंगे? मोदी जी, तेजस्वी कहां से लाएंगे? सब जनता को धोखा दो। अरे 20 साल से रिश्वत आम कर दिए, आज महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालते हैं। अरे बेशर्मो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 10,000 नहीं तो उनको 50,000 देना था सीमांचल के महिलाओं को, जो अपने बच्चों को मरता हुआ देखती हैं, जो अपने बच्चों जब स्कूल को जाता है कश्ती में बैठकर तो उसका कलेजा, उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इनके दिल फरेब बातों में मत आइए। मोदी जी बोलते हैं बिहार में बहार है, मोदी जी बोलते हैं बिहार में बहार है। तेजस्वी बोलता मैं 4 साल उप मुख्यमंत्री था, मैंने ये कर दिया। मगर सच्चाई ये है कि अगर बिहार में बहार है तो सीमांचल में बाढ़ है। और फिर हम देखते हैं कि जो ट्रक में तलवार बांटता है, जो ट्रक में तलवार बांटता है वो कटिहार से राजद का उम्मीदवार है और हमको चरमपंथी कहता है। नरकटियागंज में दीपक यादव कौन है? इंटरनेट पर जाकर देखा जाए, दीपक यादव का नाम गूगल में डालो, दीपक यादव तलवार बांट रहा है। क्या मुर्गी काटने के लिए या बकरा काटने के लिए? फैसला आपको करना। हमको गाली दी जाती है तो याद रखिए, सीमांचल में आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और अगर कोई 3.5% वाला कहता है कि मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आफ्ताब कंचन का भी बेटा 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार का इंशाअल्लाह बिहार का मुख्यमंत्री होगा, हो सकता है। तो क्या आप साथ देंगे हमारा? क्या फिर यहां से हमारा भाषण सुनकर घर में जाके सो तो नहीं जाएंगे? हमारे भाषण के बाद शैतान के एजेंट आएंगे, आकर बोलेंगे अरे ये तो भाषण भड़काऊ देता है, कोई बोलेगा ये जज्बाती बात करता है। तो उनको बता दीजिए कि ओवैसी 5 मर्तबा का सांसद है। बता दो 1 मर्तबा भी पार्लियामेंट की तारीख में कि मैंने कभी भी अवाम दुश्मन कोई कानून का साथ दिया। हटिए, आपके लिए नहीं है, हटो। बता दो कि कोई हमने अवाम दुश्मन कानून का साथ दिया। 11 साल से मोदी 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गए। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो किसने उसकी मुखालिफत की? जनता जानती है। CAA का कानून आया तो फाड़ कर फेंक दिया मोदी की तरफ। हम इस कानून को नहीं मानते, मजहब के बुनियाद पर बनाया गया। वक्फ का काला कानून बनाया गया। 128 पेज की रिपोर्ट मैंने लिख कर दी, संविधान के आर्टिकल का हवाला दिया और बीजेपी, राजद
इन तमाम के सामने मैंने कहा ये संविधान के खिलाफ कानून बनाया गया है, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं, मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान को छीनने का कानून है। हमने कहा मोदी जी ये संविधान के खिलाफ, हम उसको फाड़ कर उसको पार्लियामेंट की जमीन पर फेंक दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बातें करते हमारे खिलाफ, मगर इसकी हमको फिक्र नहीं है। हमने कहा और आज भी कह रहे हैं, जब तक हम जिंदा रहेंगे सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, तुम्हारी लड़ाई हमारी लड़ाई है, तुम्हारा गम मेरा गम है, तुम्हारे आंख से एक कतरा जो आंसू का गिरता है उससे हमारे सीने में भी तकलीफ होती है। हम लड़ेंगे, हमारे लिए सीमांचल की लड़ाई बड़ी ही जरूरी है और हम लड़ते थे, लड़ते रहेंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे चैन को बर्बाद कर दिया, ओवैसी तुमसे वादा कर रहा है हम उनकी नींदों को हराम कर देंगे इंशाअल्लाह। जिसने तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद किया, मेरी माँ और बहनों, हम उनके सियासी मुस्तकबिल को अंधेरे में डाल देंगे इंशाअल्लाह। जिसने हमारे सीमांचल की जनता को इंसान नहीं समझा, वो तुम्हारे वोट के हकदार नहीं है। जो सीमांचल की और गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है, आप अपना वोट 11 तारीख के दिन पतंग छाप पर दीजिए। देंगे ना? तो बटन दबेगा किस पर? बटन दबेगा किस पर? पतंग छाप जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, आफ्ताब आलम जिंदाबाद, आफ्ताब कंचन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।